हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक अकेडमी। ऑरिक अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज। जैसा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे आ चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की थी। सेकेंड वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज की स्टडी की थी, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। और आज के वीडियो में हम जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्मर्स थे उनके हम एग्जाम्पल्स करेंगे, साथ ही हम डीवीई फार्मूला को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं और क्या है डीवीई फार्मूला। ठीक है, चलो फर्स्ट सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिज। ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ आइसोमेरिज, तो इससे क्या मतलब है। ऐसा होता है कि हमें कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया किसी कंपाउंड का, और हमसे कहा गया कि उसके हमें चेन आइसोमर्स बनाने हैं। ठीक है, हमने चेन आइसोमर्स तो बना लिए। सपोज उसके 3 आइसोमर्स बनने हैं या 5 आइसोमर्स बनने हैं। ठीक है, अब वो ओवरऑल तो क्या है, वो ओवरऑल उस कंपाउंड के चेन आइसोमर्स हैं, बट वो आपस में भी दूसरे आइसोमेरेज शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें कोई 2 इस तरह से पूछ लिया जाए कि किसी कंपाउंड में तो उसमें चेन आइसोमर्स भी बनने हैं और उसमें फंक्शनल आइसोमर्स भी बनने हैं, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है। अगर हमें एमसीक्यू में हमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बनेंगे या चेन आइसोमर्स बनेंगे, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, तब वहाँ पे ये प्रायोरिटी ऑर्डर काम आता है। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज भी शो हो रही है कंपाउंड में और चैन आइसोमेरिज भी शो हो रही है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे पहले रिंग आइसोमेरिज, टॉटोमेरिज, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज, चेन आइसोमेरिज एंड पोजीशन आइसोमेरिज। इसका मतलब है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये ऊपर से नीचे की ओर। तो अगर किसी भी कंपाउंड में रिंग आइसोमेरिज और टॉटोमेरिज दोनों से हो रही है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, रिंग को। ठीक है, सबसे पहले हमें रिंग आइसोमेरिज, फिर टॉटोमेरिज को हमने प्रायोरिटी देनी है, देन हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, देन मेटामेरिज को देनी है, उसके बाद चेन आइसोमेरिज और पोजीशन आइसोमेरिज को। ठीक है, तब बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिनमें चेन आइसोमेरिज भी होती है, साथ ही साथ उसमें पोजीशन आइसोमेरिज भी शो होती है, बट हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं, चेन आइसोमेरिज को। क्लियर, याद रखेंगे ये प्रायोरिटी ऑर्डर। चलो अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल्स करेंगे कुछ एल्केन्स के। ठीक है, सबसे पहले एल्केन है CH4 मेथेन। ठीक है, मेथेन है तो इसमें पर्टिकुलर कोई आइसोमर नहीं होता, क्योंकि एक ही कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो एक ही उसका जो स्ट्रक्चर है वही रहेगा, तो इसलिए एक ही आइसोमर, मतलब सिंपल एक ही स्ट्रक्चर होगा और दूसरा कोई आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, और ये आ गया C2H6। ठीक है, यानी कि एल्केन, ये आ गया मेथेन और एल्केन, देन प्रोपेन। ठीक है, और देन ब्यूटेन। ठीक, तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन। ठीक है, मेथेन, एथेन और प्रोपेन, इनके एक ही एक आइसोमर्स होते हैं। एक एक आइसोमर से मतलब यहाँ पे ये है कि इनका कोई और सब्स्टिट्यूट या दूसरा कोई स्ट्रक्चर हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो आइसोमेरिज शो होती है वो कहाँ से शुरू होती है, ब्यूटेन से। एल्केन की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, एल्केन्स की। ठीक, तो एल्केन में जो आइसोमेरिज शो होगी वो कहाँ से शुरू होगी, ब्यूटेन से। तो ब्यूटेन कितने आइसोमर्स शो करता है, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करता है, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो करता है। ठीक है, कौन कौन से शो करता है, किस तरह से शो करता है, देखो एक तो सिंपल, हमने सारे कार्बन, ब्यूटेन है 4 कार्बन है, चारों कार्बन को हमने एक लाइन में लगा दिया। ठीक है, एक सीधी लाइन में लगा दिया और उनमें हाइड्रोजन फिल कर दिए, और इस तरह के प्रेजेंटेशन को कहते हैं हम एन ब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, एन इज फॉर नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, ये सिंपल एक चेन में लिखे हुए हैं। ठीक, कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा टाइप का क्या है कि हमने क्या करा, एक कार्बन को उठा के हमने सेकंड नंबर वाले कार्बन पे अटैच कर दिया। एक कार्बन को उठा के हमने सेकंड नंबर वाले कार्बन पे अटैच कर दिया, तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनता है, जो बना है, उसको हम कहते हैं आइसो। ठीक है, तो ये ब्यूटेन का है तो आइसो ब्यूटेन। तो
ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर हो गए, दो आइसोमर्स हो गए, कौन कौन से, एक तो वो एन ब्यूटेन यानी सिंपल एक लॉन्ग चेन में लिखा हो सकता है, और या तो फिर एक उसकी ब्रांच आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं पे भी लगाएंगे ना तो सेम ही आएगा, सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। अगर आप इस कार्बन पे भी लगाएंगे तो आप यहाँ से काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, आइसोमर बनाने के लिए थोड़ा सा ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स के हम पूछ रहे हैं, हमसे पूछा गया है, उससे हम एक एक कार्बन को अगर डिक्रीज कर दें तो उसके आइसोमर्स थोड़ा सा इजीली बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल भी दी हुई है। तो ये ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, पेंटेन के 3 होते हैं, हेक्सेन के 5 होते हैं, हेप्टेन के 9 होते हैं, ठीक है। ऑक्टेन के 18, नॉनेन के 35 और डेकेन के 75। तो आपको ये याद कर लेना है। बेसिकली अगर आपको एग्ज़ाम में ये अगर सिर्फ नंबर्स पूछे हैं तो नंबर्स आप इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये सारे निकालने बैठे, ठीक है। अगर ऑक्टेन का पूछा है तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा और कुछ भी, ठीक है। तो वहाँ पे वो आपसे निकलवाएगा नहीं, और ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम निकालेंगे 18 के 18 हम आइसोमर्स बनाने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि हमारे ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेस भी होता है एग्ज़ाम का, तो कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। तो हमने सिंपल इनको याद कर लेना है कि ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3, ठीक है, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नॉनियन के 35 और डेकेन के 75। क्लियर? ये टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, C5H12 यानी पेंटेन। पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? 3, ठीक है। तो किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक तो हम सिंपल सबसे इजी वे है, सारे पांचों कार्बन को हमने एक लंबी चेन में लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया एन पेंटेन। सेकंड हमने क्या करा, एक कार्बन को उठा के इधर वाले इस वाले कार्बन पे हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो जब हमने ये शिफ्ट किया तो क्या आ गया, ये जो बन गया आइसोपेंटेन। 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन अगर हम इसका जनरल या कॉमन नेम बोलेंगे तो आइसोपेंटेन है। अगर अदरवाइज IUPAC में इसका दूसरा नाम होगा, ठीक है। अभी हम IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं, उसका हम कभी बनाएंगे वीडियो, तो अब हम डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कॉमन नेम हम इसका क्या कहेंगे, आइसोपेंटेन, ठीक। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट हमने क्या करा, एक और कार्बन को उठाया और इस वाले कार्बन पे अटैच कर दिया, ठीक है। तो इससे जो बना स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं नियोपेंटेन, यानी एक ही कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, सारे के सारे कौन आ गए, कार्बन आ गए। तो इस तरह का क्या हो गया, नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए किसके, पेंटेन के, ठीक है। यहाँ तक ईजी है। बच्चे कहाँ अटकते हैं, वो अटकते हैं हेक्सेन में और हेप्टेन में, ठीक है। हेक्सेन में 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। सबसे पहला तो इजी है, सारे के सारे कार्बन्स को एक चेन में लगा दिया, एन हेक्सेन बन गया, ठीक है। दूसरा भी आप इजीली बना लोगे, एक कार्बन उठाया सेकंड पे लगा दिया, आइसो बन गया, ठीक है। तीसरा भी आप इजी बना लोगे, ठीक है, एक और कार्बन को उठाया इस पे लगा दिया, ठीक है, तो नियो हेक्सेन बन गया, 3 बन गए, ठीक है। फोर्थ में क्या करोगे, एक आपने सिंपल एक वही लॉन्ग चेन रहने दी, लेकिन एक कार्बन हमने उठाया और बीच वाले कार्बन पे लगा दिया, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ चेन हो गए और एक ब्रांच चेन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा कि हमने 4 नंबर ऑफ कार्बन कर दिए और दो कार्बन पे हमने ब्रांच लगा दी। तो इस तरह से ये कितने हो गए, 5 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए किसके, हेक्सेन के, ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा फास्ट लग रहा हो, तो वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम C7H16 यानी हेप्टेन। हेप्टेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, 9। अच्छा, एग्जाम में मेनली इन्हीं के ही पूछते हैं, ठीक है। तो इनका ही याद कर लेना, बाकी क्या आप नंबर्स याद कर लेना, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना कि कैसे हम लिखते हैं। इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया है, आप इजीली अपने आप भी बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाते हैं। कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है, तो रिमेनिंग कितने रह गए, 3 हाइड्रोजन रह गए, वो यहाँ पे इस कार्बन पे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इस वाले कार्बन पे ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, तो 2 ही हाइड्रोजन आएगा। तो इस तरह से हम कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एन हेप्टेन। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हेप्टेन को सबको एक चेन में लगा दिया, हेप्टेन बन गया। सेकंड क्या करा हमने, एक सेकंड नंबर वाले कार्बन पे एक कार्बन उठा के रख दिया, 6 कार्बन की चेन बना ली और इस पर अटैच कर दिया। ठीक है, ये हो गया आइसोहेप्टेन। ठीक, इसके बाद हमने क्या करा, एक और कार्बन इस पे लगा दिया, तो बन गया ये नियोपेंटेन। ठीक है, सॉरी नियोहेप्टेन। ठीक, हेप्टेन ही होगा क्योंकि ओवरऑल हम ये कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करा नेक्स्ट, कि हमने 6 कार्बन की चेन ली और एक कार्बन को उठा के 3rd नंबर कार्बन पे हमने लगा दिया। अब इसके अलावा अगर हम इस पे भी लगाएंगे इस कार्बन को, या अगर आप इस पोजीशन पे भी लगाओगे तो सेम ही आएगा, तो इसका हम मतलब यही एक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करा हमने, 5 कार्बन लिए चेन में और 2 हमने ब्रांच लगा दी। ठीक, उसके अलावा क्या करा हमने, 4 कार्बन्स ले लिए, एक कार्बन पे 2 हमने अटैच कर दिए ब्रांच, या इस तरह से कह सकते हैं आप कि ये कार्बन पे हमने 3 कार्बन अटैच कर दिया और सेकंड कार्बन पे भी एक कार्बन अटैच कर दिया। ठीक है, ये 6 फॉर्म हो गए। नेक्स्ट हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 हमने कार्बन एक चेन में लिए और सेकंड इधर से सेकंड और इधर से सेकंड नंबर कार्बन पे हमने एक एक कार्बन अटैच कर दिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट उससे भी नेक्स्ट हमने क्या करा, ठीक है, मिडल हमने 5 कार्बन की चेन ली और बीच वाले कार्बन पे हमने 2 कार्बन अटैच कर दिए। ठीक है, ये भी आइसोमर बन गया। नेक्स्ट हमने क्या करा, 5 कार्बन की चेन ली, अब हमने बीच वाले कार्बन पे ही दोनों कार्बन अलग अलग ना करके एक साथ, मतलब मीन्स क्या हो गया, ये 2 कार्बन एक साथ अटैच हुए हैं तो ये एल्केन अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 9 हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन गए, किसके, हेप्टेन के। क्लियर हो गया, ये तो हमने बात की स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। अब हम इसमें ये देखते हैं कि ये चेन आइसोमर्स, ये तो सारे क्या हो गए, इनको किस तरह से भी आप कह सकते हो ये चेन आइसोमर्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वो चेंज हो रही है, नंबर ऑफ स्केलेटन जो है, कार्बन स्केलेटन चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देख लेते हैं, अगर हम देखें कि इसमें चेन आइसोमर्स के अलावा और कौन से आइसोमर्स हैं, और कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को हमने देखा तो यहाँ पे 6 नंबर कार्बन है, यहाँ पे 5 नंबर है, तो यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों कौन हो गए, चेन का आइसोमर्स हो गए। ठीक है, चेन आइसोमर्स क्यों हुए, क्योंकि कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस आया। अब हम सेकेंड और थर्ड की बात करें तो दोनों का स्केलेटन कितना, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, लेकिन किसकी पोजीशन चेंज हो गई, जो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पोजीशन आइसोमर्स हो गए, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए, तो किसकी पोजीशन चेंज हुई, सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट की पोजीशन कैसे चेंज हो गई, यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे है और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन से हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए, नंबर ऑफ कार्बन स्केलेटन जो है वो चेंज हो गया, लेकिन सेकंड और थर्ड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो सेम है, 5 है, लेकिन जो उसमें सब्स्टिट्यूट है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये दोनों आपस में कौन से क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ की बात करें तो ये भी दोनों आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए, क्योंकि इसमें 5 की चेन है और इसमें 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए, वो सॉरी चेन आइसोमर्स हो गए। अब हम फोर्थ और फिफ्थ की बात करें तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में हो गए क्या, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम एक एक उसमें किस तरह से देखते हैं, और साथ ही अब आपको ये भी क्लियर हो गया कि जो मैंने सबसे पहले आपको प्रायोरिटी बताई थी कि प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ आइसोमेरेज, तो वो किस तरह से देखते हैं। अब चेन भी है, पोजीशन भी है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, चेन आइसोमर्स को। ठीक है, चेन आइसोमेरेज को हम प्रायोरिटी देंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें पोजीशन आइसोमेरेज भी शो हो रही है, बट अगर हमें पूछा जाएगा कि C6H14 में कौन सी आइसोमेरेज मेनली होगी, तो हम क्या आंसर करेंगे, चेन आइसोमेरेज को। ठीक है, क्योंकि वो प्रायोरिटी में ऊपर है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, C3H8O। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें 3 कार्बन है,
8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो या तो ये अल्कोहल हो सकता है, ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ठीक है, ये भी अल्कोहल है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक, और ये क्या है, ईथर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को 3 आइसोमर में लिखा है। इसके 3 आइसोमर्स बने, 2 अल्कोहल की फॉर्म और एक ईथर की फॉर्म, ठीक है। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड अल्कोहल को देखें तो ये दोनों आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि OH की पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे अटैच है, ठीक है। और अगर फर्स्ट और थर्ड या सेकेंड और थर्ड को हम मैच करें तो ये आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। अब प्रायोरिटी देनी होगी तो किसको देंगे, ऑब्वियसली हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। क्यों? क्योंकि वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है C3H9N, ठीक है, C3H9N। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। ये भी 1 डिग्री अमाइन है, यानी अमाइन को हमने सेकेंड कार्बन पे अटैच कर दिया। इसको हम 2 डिग्री अमाइन लिख सकते हैं और इसको हम 3 डिग्री अमाइन लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में हो गए पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। और बाकी सब आपस में क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक। फंक्शनल ग्रुप कैसे होगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो उनका फंक्शनल चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं C3H4, C3H4, ठीक है। 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कम है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कम है तो पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो C3H4 को हम CS2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CS2 यानी प्रोप 1,2 डाइन लिख सकते हैं, ठीक है। एक इसका आइसोमर्स कौन सा हो जाएगा, प्रोप 1 इन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और या फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं इसका। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप हो गए, ये दोनों हो गए फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। लेकिन ये वाला जो हो गया, ये हमारा हो गया चेन रिंग आइसोमर, ठीक है, रिंग आइसोमर। तो अगर हम इसमें प्रायोरिटी की बात करेंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको, रिंग आइसोमर को, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं C3H6O को, ठीक है। 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो इनको हम किसके तरह से लिख सकते हैं, इसको हम बहुत टाइप से लिख सकते हैं। एक तो हम एल्डिहाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक हम ईथर फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों आपस में क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, ठीक है। साथ ही साथ देखते चलते हैं, ये एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया, ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे इनॉल बन गया, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए, ठीक है। अब ये भी इनॉल है और ये भी इनॉल है, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है इनकी, ठीक। और ये सारे क्या हो गए, ये हो गए रिंग आइसोमर्स, ठीक है। क्या हो गई आपस में, रिंग आइसोमर्स, ठीक है। क्लियर। तो C3H6O, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कितने सारे आइसोमर्स हो गए, ठीक है। तो कुछ नहीं पता होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया है उसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे। कभी कभी हमें बनाने भी पड़ते हैं, बट कभी कभी हमें आइडिया भी हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने आइसोमर्स होंगे, ठीक है। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा कि कैसे हम आइसोमर्स बनाते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। 3 कार्बन है, सबसे पहले तो 3 कार्बन को अरेंज करना है हमें, ठीक है। ऑक्सीजन दिया तो उसको भी अरेंज करना है, ठीक है। क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन तो फिर ऑटोमेटिक अरेंज हो जाते हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कार्बन और जो अदर ग्रुप दिया हुआ है या अदर फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, तो उसको कैसे हमने अरेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं टॉटोमेरिज के, ठीक है। टॉटोमेरिज क्या होती है, टॉटोमेरिज में कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में आपस में कन्वर्जन होता रहता है,
कीटो फॉर्म यानी C डबल बॉन्ड O फॉर्म। इनॉल फॉर्म मीन्स डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन पे, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे क्या होगा, अल्कोहल ग्रुप होगा, इसीलिए इसको इनॉल फॉर्म कहते हैं। ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। सेकंड नाइट्रो फॉर्म है, नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये स्यूडो नाइट्रो कहलाता है। इसमें भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन पे आ गया, और यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन जो है, ऑब्वियसली यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, वो कहाँ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में फॉर्म क्या कहलाती है, स्यूडो नाइट्रो, नाइट्रो एंड स्यूडो नाइट्रो, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं टॉटोमेरिस के, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इमाइन। इमाइन क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये इमाइन बॉन्ड है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे NH2 बन गया, तो इसे कहते हैं हम इनेमाइन। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो दैट इज कॉल्ड इमाइन। लेकिन इसका जब हमने आइसोमर बनाया तो ये आपस में क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, साथ में अमाइन ग्रुप है, तो ये कहलाया इनेमाइन। क्लियर, समझ में आ गया सब। चलो अब आते हैं मेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है DVE, फार्मूला फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर। DV क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, ठीक है। बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, या ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर रिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो उसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो फार्मूला है DV इज इक्वल टू कार्बन माइनस HY2 प्लस NY2 प्लस 1। तो यहाँ पे H है फॉर C है, C इज फॉर कार्बन, H इज फॉर हाइड्रोजन, N इज फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दे लेते हैं हम। सबसे पहले एक हमने एग्जाम्पल लिया C3H6O को, जिसके हमने अभी बहुत सारे आइसोमर्स बनाए थे उसको, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, नाइट्रोजन 0 है, कोई भी नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया आपको सिर्फ बताने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन और सल्फर को इसका फॉर्मूले में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ इन्हीं को करते हैं, ठीक है, प्लस 1। तो जब हमने ओवरऑल कैलकुलेशन की तो हमारे पास रिजल्ट आया 1। तो अगर DV इज इक्वल टू 1 तो उसका मतलब है कि एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग है, एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, अब हमने C3H6O है, ठीक, तो डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH और OH, इस तरह से हमने डबल बॉन्ड। अब इसके भी आइसोमर्स बन सकते हैं ना, क्योंकि हम डबल बॉन्ड को हम इसकी पोजीशन चेंज कर लेंगे, पोजीशन चेंज कर ली, पोजीशन चेंज कर ली, तो ये आपस में कौन से हो गए, पोजीशन आइसोमर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा, अब एक ऑक्सीजन है ना, तो अल्कोहल हो ये ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि वो एल्डिहाइड भी बन सकता है, क्योंकि वो कीटोन भी बन सकता है, वो ईथर भी बन सकता है। तो एल्डिहाइड बना दिया फंक्शनल ग्रुप, कीटोन बना दिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, ईथर बना दिया फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। समझ में आया। एक डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि कार्बन कार्बन के बीच में होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड हो गया, साथ ही एक रिंग है, तो रिंग 3 कार्बन की बना दी हमने, OH ग्रुप लगा दिया, 3 कार्बन की बना दी, यहाँ पे O लगा दिया यानी ईथर बना दिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि हमने ऑक्सीजन को, सारे कार्बन को ले लिया और एक ऑक्सीजन अटैच कर दिया। तो ये ओवरऑल किसके एग्जाम्पल्स हो गए, किसके आइसोमर्स हो गए, C3H6O, इतने सारे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, C4H6, C4H6, ठीक है। इसका हमने DV निकाला, आया 2। अब 2 DV आया तो इसका मतलब ये है कि 2 तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग होगा, यानी कि रिंग के साथ में एक डबल बॉन्ड होगा, या तो फिर 2 रिंग हो सकती हैं, और या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। चारों कार्बन को हमने एक साथ एक लाइन में लगा दिया, 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। इनकी पोजीशन चेंज कर दी डबल बॉन्ड्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा, ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि क्या हो गया, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो गया। डबल रिंग बना दी,
ठीक है। रिंग के साथ में एक सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं मतलब डबल बॉन्ड आ गया लेकिन रिंग में, ठीक है। 4 मेंबर्स की रिंग बना दी, 4 कार्बन की, चारों ले लिया। एक में हमने क्या करा, 3 कार्बन की रिंग बना दी, डबल बॉन्ड बना दिया और मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। एक में हमने क्या करा, कंप्लीट हमने 3 कार्बन की रिंग बनाई लेकिन आउटर में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लगा दिया। एक हमने इस तरह से बना दिया कि हमने रिंग बनाई और वो कर दिया, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके साथ में मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसमें इसके नियर बाय वाले कार्बन में, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हमने DBE का यूज़ किया। तो ये DBE का यूज़ बहुत इजीली हमको ये बता सकता है कि किसी कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या रिंग है, किस तरह का है, क्लियर। तो DBE फार्मूला का यूज़ समझ में आ गया सभी को। आई होप अभी तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर बता पाएंगे तो कमेंट भी बता देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हो या पुराने भी हों और सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।